Assalamu alaikum students, welcome to the lecture 8 of Enzymology, and in this lecture I will give you a brief overview about introduction to kinetics। और ये जो concepts आप आज इस lecture के अंदर clear करेंगे, इससे आपको next 2 lectures के अंदर जहाँ पे हम kinetics में लाइन-वीवर-बर्क प्लॉट, डबल रेसिप्रोकल प्लॉट और मैकेलिस-मेंटन इक्वेशन को पढ़ेंगे, वहाँ पे आप लोगों को ये हेल्प करेंगे। सो इन की पॉइंट्स को नोट रखिएगा क्योंकि आगे वाले लेक्चर्स इनके बगैर मुश्किल हो जाएंगे। सो प्रॉपरली लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इनिशियली आपको ये पता होना चाहिए, अगर हम काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं, कि व्हाट इज काइनेटिक्स, और इसमें आप जो है वो क्या चीज डिटरमिन करना चाह रहे हैं। एंजाइम्स काइनेटिक्स में आप एंजाइम्स के किन किन पैरामीटर्स को जो है वो डिटरमिन करेंगे। बच्चों, जब भी काइनेटिक्स की बात होगी आपने ये चीज अपने जहन में क्लियर रखनी है कि काइनेटिक्स इज एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी जब भी आप किसी एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन के रेट को एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करते हो, उसको आप रियल टाइम कंडीशंस के अंदर मेजर करते हो, प्रैक्टिकली इसको डिटरमिन करते हो, तो इस डिसिप्लिन को एंजाइमोलॉजी में कहा जाता है काइनेटिक्स। ठीक है। अब काइनेटिक्स में आप रेट ऑफ रिएक्शन को तो मेजर करते हो, लेकिन उस रेट ऑफ रिएक्शन के साथ आप ये चीज भी देखते हो कि वो कौन से पैरामीटर्स हैं जो उस रिएक्शन के रेट को इफेक्ट करते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि काइनेटिक्स इज कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड डिटर्मिनिंग द इफेक्ट ऑफ वेरियस पैरामीटर्स ऑन रेट ऑफ पर्टिकुलर एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। आप ना सिर्फ उसके रेट को डिटर्मिन कर रहे हो, बल्कि आप ये चीज भी देख रहे हो कि जो डिफरेंट रिएक्शन पैरामीटर्स हैं वो उस एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन के रेट को कैसे इफेक्ट करते हैं। लाइक टेम्परेचर का क्या इफेक्ट हो सकता है, पीएच का क्या इफेक्ट हो सकता है, एंजाइम कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट हो सकता है, वेरियस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशंस किस तरह से उस रिएक्शन रेट को इफेक्ट करती हैं। यू कैन परफॉर्म डिफरेंट एंजाइमेटिक एसेस, और आप प्रैक्टिकली उसको मेजर जब करते हो तो इस चीज को क्या कहा जाता है, काइनेटिक्स। पहले तो अपने काइनेटिक्स क्या है, काइनेटिक्स की जो बेसिक डेफिनेशन है ये आपके जहन में क्लियर होनी चाहिए। अब काइनेटिक्स में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि हम आगे मैकेलिस-मेंटन इक्वेशन और लाइन-वीवर-बर्क प्लॉट में पढ़ेंगे कि दो बहुत से फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। लेकिन जब भी आपने रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ना है मैकेलिस-मेंटन इक्वेशन में या लाइन-वीवर-बर्क प्लॉट में, तो इस रेट ऑफ रिएक्शन को आपने विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन देखना है। यानी आप जब काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन को देखोगे, उसको प्रैक्टिकली डिटरमिन करने की कोशिश करोगे, इट विल बी इन अकॉर्डेंस विद वेरिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को लो टू हाई चेंज करते करते देखोगे कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेट ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएक्शन। अब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को ही क्यों यूज किया जाता है, दिस इज अ सेपरेट डिबेट, बिकॉज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को कंट्रोल करना कंपैरेटिवली इजी होता है। और आपने अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का ग्राफ आपके जहन में हो तो आपको याद होगा कि जब आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और रिएक्शन वेलोसिटी के दरमियान एक ग्राफ प्लॉट करते हो, तो जो रिएक्शन के बिल्कुल स्टार्ट की कंडीशन होती है वहां पे आपको एक लीनियर रिलेशनशिप नजर आता है बिटवीन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंड रिएक्शन वेलोसिटी। इट मींस कि इस इनिशियल इंटरवल में आपका रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के। अगर आप उसको बढ़ा दो तो आपका रिएक्शन जो है वो इंक्रीज होगा, उसका रेट इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को कम कर दो तो रिएक्शन रेट विल बी डिक्रीज। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को कंसीडर करने की एक रीजन ये भी है कि इस फैक्टर के आपको इनिशियल पीरियड्स के अंदर डायरेक्ट रिलेशनशिप मिलता है बिटवीन रिएक्शन रेट एंड दिस फैक्टर विच इज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। बच्चों, इनिशियली मैंने आप लोगों के सामने काइनेटिक्स की जो डेफिनेशन है वो क्लियर की कि काइनेटिक्स में आप रेट ऑफ रिएक्शन और उस रेट ऑफ रिएक्शन का रिस्पॉन्स टू डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल पैरामीटर्स उसको डिटरमिन करते हो। और सेकंड चीज मैंने ये क्लियर की कि जो काइनेटिक्स हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे मैकेलिस-मेंटन इक्वेशन और डबल रेसिप्रोकल प्लॉट, उसमें आप इफेक्ट देखोगे रेट ऑफ रिएक्शन का विद वेरिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ठीक है। जो आपके पास बेसिक एक फैक्टर है जिसको हमने कंसीडर करना है, दिस विल बी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अच्छा, अब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का ग्राफ आई होप अब सबके जहन में होगा, और जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया
कि जब भी हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और रिएक्शन वेलोसिटी के दरमियान ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारे पास उस ग्राफ में एक हाइपरबोलिक कर्व आती है। यानी उस ग्राफ में आपके पास बिल्कुल स्टार्ट वाला जो पीरियड है, उस स्टार्ट वाले पीरियड में आपको सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और रिएक्शन वेलोसिटी के दरमियान लीनियर रिलेशनशिप नजर आता है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आप ये ऑब्जर्व करते हो कि जैसे आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते जाते हो, एक स्टेज ऐसी आती है कि आपके रिएक्शन का जो रेट है या जो रिएक्शन की वेलोसिटी है वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। उसकी रीजन ये है कि जैसे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, आपके पास जो एंजाइम है वो लिमिटिंग फैक्टर बन जाएगा। देयर विल बी नो मोर एंजाइम जिसकी एक्टिव साइट के ऊपर वो सबस्ट्रेट जाके बाइंड करेगी और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। सो इस पॉइंट पे आप जितनी मर्जी सबस्ट्रेट इंक्रीज कर दें, आपके रिएक्शन का रेट जो है वो उस पर्टिकुलर रेट से इंक्रीज नहीं होगा। और उस पर्टिकुलर रेट को, जिससे ज्यादा आपके रिएक्शन का रेट इंक्रीज नहीं हो सकता, उसे वी मैक्स कहा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक और पॉइंट क्लियर करना है कि हम काइनेटिक्स के अंदर मोस्टली एक अजम्पशन अप्लाई करते हैं, जिस अजम्पशन को कहा जाता है इनिशियल वेलोसिटी अजम्पशन। ठीक है। नाउ व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी अजम्पशन? ये अजम्पशन इस चीज को स्टेट करती है कि आपका जो रिएक्शन का रेट है उसको हमेशा इनिशियल पार्ट्स में मेजर करना चाहिए। यानी आपने रिएक्शन रेट या रिएक्शन वेलोसिटी अगर मेजर करनी है विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, तो यू शुड गो फॉर इनिशियल वेलोसिटी। और आई होप कि उसकी रीजन अब आपको समझ आ रही होगी, क्योंकि जो इनिशियल वेलोसिटी है, जो रिएक्शन के स्टार्टिंग पीरियड है, उसमें आपका रिएक्शन रेट और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उनके दरमियान लीनियर रिलेशनशिप है। अगर आप रिएक्शन को बाद वाले टाइम में जाके मेजर करोगे या उसको इनिशियल रेट के अलावा किसी और रेट पे मेजर करोगे, तो तब आपका रिएक्शन रेट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को हो सकता है रिस्पॉन्ड ही ना करे। आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, रिएक्शन इंक्रीज ही नहीं हो रहा। So if you want to get an idea कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन रिएक्शन रेट को कैसे इफेक्ट करती है, तो आपको रिएक्शन को उसके स्टार्ट वाले इंटरवल्स में पढ़ना है। दिस अजम्पशन इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी अजम्पशन, जिसके अकॉर्डिंग आप जब भी रिएक्शन के रेट को डिटरमिन करते हैं इन काइनेटिक्स, तो आप इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल रेट्स को मेजर करते हैं। और ये इनिशियल रेट आपके रिएक्शन का बिगिनिंग पीरियड होता है, फर्स्ट फ्यू सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स या उससे कम सेकेंड का टाइम। ठीक है। क्योंकि इस केस में आपकी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो है वो आप ये समझ लें कि वो मेजरली कंट्रोल कर रही है आपके रिएक्शन के रेट को। ठीक है। सो ये सेकंड पॉइंट है जो यहाँ से आप लोगों ने क्लियर रखना है, विच इज इनिशियल वेलोसिटी असम्पशन। काइनेटिक्स को सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के हिसाब से स्टडी किया जाएगा। एंड थर्ड इज इनिशियल वेलोसिटी असम्पशन क्या है। नाउ इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑन रिएक्शन रेट। अगर तो आपने काइनेटिक्स में रिएक्शन रेट को या रिएक्शन की वेलोसिटी को सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के हिसाब से पढ़ना है, तो यू मस्ट हैव एन आइडिया ऑफ दिस प्लॉट। ठीक है। इस ग्राफ का आपको पता होना चाहिए। ये ग्राफ, इससे जो प्रीवियस लेक्चर रिकॉर्डिंग है उसमें मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन भी किया है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और इस ग्राफ के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं आपको उनका पता होना चाहिए कि बिल्कुल स्टार्ट में आपका रिएक्शन का रेट लो है, जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं रिएक्शन रेट इंक्रीज होता है। फिर एक पॉइंट पे आके आपका सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का इफेक्ट रिएक्शन रेट के ऊपर कम होना शुरू हो जाता है। एंड देयर इज अ पॉइंट जहाँ पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओ, आपके पास जो रिएक्शन रेट है वो इंक्रीज नहीं होगा। दिस पॉइंट इज कॉल्ड सैचुरेशन पॉइंट। और यहाँ पे आपके रिएक्शन की वेलोसिटी वी नॉट, यानी इस पॉइंट पे जाके आपकी इनिशियल वेलोसिटी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है। सो सैचुरेशन पॉइंट पे आपके रिएक्शन की वेलोसिटी वी नॉट विल बी इक्वल टू वी मैक्स। और इसकी रीजन क्या है, इससे पहले रिएक्शन मिक्सचर में आपके पास कुछ एंजाइम फ्री फॉर्म में था। ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये चीज जहन में रखिएगा कि किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन में जो टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन है, ठीक है, वो टू डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट कर सकती है। यानी आपने एंजाइम के सपोज 10 मॉलिक्यूल्स ऐड किए, सो देर आर चांसेस कि उन 10 में से सपोज 2 मॉलिक्यूल्स के साथ सबस्ट्रेट बाइंड किया हुआ है शुरू में, अगर हम बात करें। ठीक है।
हो सकता है आपने यहाँ पे अगर 10 मॉलिक्यूल्स ऐड किए तो 10 मॉलिक्यूल्स में से 2 मॉलिक्यूल्स के साथ सबस्ट्रेट बाइंड किया है और आपका वो एंजाइम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है। और बाकी जो आपके 8 मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ चूंकि सबस्ट्रेट अटैच नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि ये वाला जो एंजाइम है, एंजाइम के रिमेनिंग मॉलिक्यूल वो फ्री एंजाइम की फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, इसके साथ मैं लिख दूंगी फ्री। और यहाँ पे आपके पास दिस इज बाउंड एंजाइम, वो एंजाइम जो कि किसके साथ बाउंड है, सबस्ट्रेट के साथ बाउंड है। सो एक पर्टिकुलर रिएक्शन मिक्सचर में टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन is equal to amount of free enzyme या amount of unbound enzyme plus amount of bound enzyme। यही दो ऑप्शंस है ना, या तो फ्री एंजाइम होगा या एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, और ये दोनों मिलके आपका टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन जो है वो डिफाइन कर। ओके, अब होता क्या है कि जब आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का इफेक्ट रिएक्शन वेलोसिटी पे देख रहे हैं, तो इनिशियली आपके पास जो रिएक्शन है उस रिएक्शन मिक्सचर में मेजोरिटी ऑफ एंजाइम, यानी सपोज आपने इनिशियली जब एंजाइम ऐड किया तो टोटल एंजाइम फ्री फॉर्म में प्रेजेंट, उसके साथ सबस्ट्रेट अटैच नहीं थी। जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट इंक्रीज करते जा रहे हैं, जितनी सबस्ट्रेट ऐड करते जाएंगे उतना आपका फ्री एंजाइम कन्वर्ट होता जाएगा किसमें, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में। अब सेचुरेशन पॉइंट पे क्या होता है, सेचुरेशन पॉइंट पे आपका सारे का सारा एंजाइम, टोटल एंजाइम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में प्रेजेंट होगा एंड देयर इज नो फ्री एंजाइम जिसके साथ आपकी सबस्ट्रेट बाइंड कर सके। सो सेचुरेशन पॉइंट पे आपके रिएक्शन का स्टेटस कुछ इस तरह से है कि टोटल एंजाइम इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, यानी अगर कंसंट्रेशंस की बात करें तो टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन इज इक्वल टू एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कंसंट्रेशन। और इसके अलावा सेचुरेशन पॉइंट पे आपके रिएक्शन की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, मैक्सिमम वेलोसिटी में। तो ये दोनों रिलेशनशिप आपने जहन में रखने हैं कि सेचुरेशन पे टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन इज इक्वल टू एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कंसंट्रेशन एंड एट saturation point V naught will be equal to V max। जहां से इस ग्राफ से ये दो रिलेशनशिप्स आप लोगों ने नोट रखने हैं और इनको आगे जाके काइनेटिक्स में मैं दोबारा से हाईलाइट करूंगी। ठीक है, फर्स्ट वन एंड सेकंड वन। ओके, इस पॉइंट के बाद अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं टुवर्ड्स दिस जनरल रिएक्शन। बच्चों, काइनेटिक्स को स्टडी करते हुए कुछ बेसिक पॉइंट्स जैसे कि रेट लॉ क्या है, रेट कांस्टेंट्स क्या होते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये आप लोगों को क्लियर होने चाहिए। ठीक है, आई होप आप में से बहुत से स्टूडेंट्स को इस चीज़ का आइडिया होगा, लेकिन फिर भी मैं इस चीज़ को हाईलाइट कर देती हूँ कि व्हाट इज रेट लॉ। ठीक है, रेट कांस्टेंट्स क्या है और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। अच्छा बच्चों, रेट लॉ को अप्लाई करते हुए आप किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के रेट को डिटरमिन कर सकते हो, यानी रेट लॉ आपको एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के रेट को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। और रेट लॉ कहता क्या है, सपोज यहाँ पे मैं एक जनरल रिएक्शन आप लोगों के सामने ड्रॉ करती हूँ एंड दिस रिएक्शन इज कन्वर्जन ऑफ ए इनटू बी। ठीक है, ए से बी का बनना आपके पास सपोज एक जनरल रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन में अगर आप रेट लॉ अप्लाई करें तो अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन का जो रेट या वेलोसिटी या स्पीड, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन, मोस्टली ये सिनोनिमसली यूज होते हैं। सो अगर आप इस पर्टिकुलर रिएक्शन का, दिस फर्स्ट रिएक्शन का रेट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ, रेट ऑफ दिस रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन 1 is equal to या is directly proportional to the concentrations of reactants। यानी रेट लॉ ये कहता है कि अगर आप किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को डिटरमिन करना चाहते हैं तो उस केमिकल रिएक्शन का रेट उस पर्टिकुलर रिएक्शन में यूज होने वाले सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
और अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा दें, यानी आप रेट ऑफ रिएक्शन अगर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा दें, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट अप्लाई होता है, एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। सपोज आपका जो सबस्ट्रेट है वो कितने एफिशिएंटली प्रोडक्ट बी में कन्वर्ट हो रहा है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट सपोज के है, तो आप यहाँ पे इक्वल साइन लगा के प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिप्लेस कर देंगे विथ के, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे विथ कंसंट्रेशंस ऑफ ए। यानी यहाँ से आपने ये चीज देखी कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन का रेट उस पर्टिकुलर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट और उसमें यूज होने वाली सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के इक्वल है। ओके, अब अगर इस पर्टिकुलर रिएक्शन में एक से ज्यादा सबस्ट्रेट्स यूज हो रहे हैं, सपोज आपके पास एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें ए और बी मिलके कन्वर्ट हो रहे हैं सी एंड डी में, आप इस रिएक्शन के रेट को कैलकुलेट करना चाहते हैं और सपोज इसका रेट कांस्टेंट इज के। नाउ अगेन इस पर्टिकुलर रिएक्शन का रेट विल बी इक्वल टू, अब मैंने इक्वल साइन लगाया है, इक्वल लगाने के बाद प्रोपोर्शनैलिटी साइन, and now this K will be multiplied with concentration of A and concentration of B। यानी अगर आपके पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में एक रिएक्टेंट है तो रेट कांस्टेंट उसी की कंसंट्रेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा, बट अगर आपके पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में यू हैव मोर देन वन रिएक्टेंट्स, तो रेट कांस्टेंट उन दोनों की कंसंट्रेशंस के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी ये तीनों एक्सप्रेशंस आपस में मल्टीप्लाई होंगे, एंड दिस इज हाउ कि आप एक पर्टिकुलर रिएक्शन के रेट को डिटरमिन कर सकते। ठीक है, सो इस पॉइंट को जहन में रखिएगा, और अब इसके साथ में आपको एक जनरल एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन की एग्जांपल देके एक पॉइंट बताती हूँ जिसको इंशाल्लाह हम आगे मैकेलिस-मेंटन इक्वेशन में भी अप्लाई करेंगे। सो बच्चों, सपोज देयर इज एन एंजाइम, फ्री एंजाइम, जो कि सबस्ट्रेट के साथ जब बाइंड करता है तो ये प्रोड्यूस करता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इस पर्टिकुलर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट सपोज इज K1। नाउ दिस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ये रिवर्स भी हो सकता है, यानी वापस फ्री एंजाइम और सबस्ट्रेट में भी कन्वर्ट हो सकता है, और अगर ये पर्टिकुलर रिएक्शन रिवर्स होगा तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट विल बी K-1। ठीक है, तो इस तरह से आपने इस पॉइंट को यहाँ पे मेंशन कर लिया। नाउ अब आपके पास यहाँ पे जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है ये आगे भी मूव कर सकता है, यानी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फर्दर एंजाइम और प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट हो सकता है, और अगर आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंजाइम और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट विल बी K2, जिसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। ठीक है, बट देयर इज अगेन अ पॉसिबिलिटी कि आपका जो प्रोडक्ट है वो इस रिएक्शन को रिवर्स कर सके, यानी आपके प्रोडक्ट वापस कन्वर्ट हो सके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में। तो अगर आपका ये रिएक्शन रिवर्स होगा तो इस रिवर्स रिएक्शन का रेट कांस्टेंट विल बी K-2। यानी आपने एक एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन में जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं वो पॉसिबिलिटीज आपने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। आपने बता दिया है कि आपका एक एंजाइम अगर सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो उस पर्टिकुलर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट इज K1। अगर आपके पास वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स रिवर्स होगा तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट इज K-1। अगर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट फॉर्मेशन की तरफ जाएगा तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट विल बी K2, और अगर प्रोडक्ट वापस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की तरफ आएगी तो इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट इज K-2। यानी एक केमिकल रिएक्शन में जितने नंबर ऑफ स्टेप्स हैं हर स्टेप का एक रेट कांस्टेंट है जो कि दूसरे स्टेप से डिफरेंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों आपने अभी थोड़ी देर पहले एक चीज एक अजम्पशन पढ़ी है विच इज इनिशियल वेलोसिटी अजम्पशन। ठीक है, अब अगर आप इस इक्वेशन में, इस फर्स्ट इक्वेशन में इनिशियल वेलोसिटी अजम्पशन अप्लाई करें तो आपकी ये इक्वेशन थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो जाएगी और उससे हम यूजफुल इंफॉर्मेशन डिराइव कर सकेंगे। सो हम इनिशियल वेलोसिटी अजम्पशन अगर अप्लाई करें तो इनिशियल वेलोसिटी अजम्पशन क्या कहती है कि आपके एक पर्टिकुलर एंजाइम कैटालाइज का रिएक्शन का रेट आप उस रिएक्शन के स्टार्टिंग पीरियड में पढ़ते हैं,
यानी हमेशा रिएक्शन की वेलोसिटी या रिएक्शन का रेट जब मेजर किया जाता है तो वो इनिशियल पीरियड में इनिशियल रेट मेजर किया जाता है, इनिशियल वेलोसिटी मेजर की जाती है। अब अगर आप रिएक्शन का रेट इनिशियल पीरियड में मेजर करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी मेजर करते हैं, तो तब आपकी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होगी। कहने का मकसद ये कि तब आपका रिएक्शन अभी स्टार्ट हुआ होगा। आप अगर सपोज कम कंसंट्रेशन भी सबस्ट्रेट की ऐड कर रहे हैं तो वो भी इतना जल्दी प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म नहीं हुई। अगर आप कंपैरिजन करें कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का और कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट का बिल्कुल स्टार्टिंग पीरियड में, तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इज वेरी 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 लो, यानी बहुत कम क्वांटिटी में आपकी प्रोडक्ट बनी होगी। तो आप कह सकते हैं कि बाय अप्लाइंग इनिशियल वेलोसिटी assumption and according to initial velocity assumption in the initial intervals of reaction, आपके पास जो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन है, दिस प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इज वेरी वेरी लो देन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। और अगर प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बहुत कम है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के कंपैरिजन में, तो चांसेस ऑफ दिस रिएक्शन टू रिवर्स मिनिमाइज हो जाएंगे। इट मीन्स कि अगर प्रोडक्ट कंसंट्रेशन कम है, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो प्रोडक्ट रिवर्स नहीं हो सकती बिकॉज उसकी कंसंट्रेशन तो बहुत कम है। तो इस रिएक्शन के रिवर्स होने के यानी ये K-2 वाला स्टेप कैन बी इग्नोर्ड। और आपकी जो इक्वेशन 1 है, इस पॉइंट को कंसीडर करते हुए या इनिशियल वेलोसिटी अजम्पशन को अप्लाई करते हुए इक्वेशन 1 को आप मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और ये सिंप्लीफाई होके कुछ इस फॉर्म में चली जाएगी जिसमें आपके रिएक्शन के बाकी सारे के सारे स्टेप्स तो पॉसिबल होंगे, लेकिन जो K-2 वाला स्टेप है, दिस स्टेप विल नॉट बी पॉसिबल। और आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस रिएक्शन को इरिवर्सिबल कंसीडर करेंगे अभी। ठीक है। और एंजाइम प्लस प्रोडक्ट यहाँ पे सिर्फ आप लिखेंगे K2, यानी आपकी इक्वेशन 1 इस तरह से सिंप्लीफाई हो जाएगी और आपका एक स्टेप या एक रेट कांस्टेंट जो है वो यहाँ से एक्सक्लूड हो जाएगा। नाउ इस बेसिक इक्वेशन को सामने रखते हुए आपने 2 से 3 पॉइंट्स अभी क्लियर करने हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे सेकंड अजम्पशन की तरफ। अच्छा, अब बच्चों इनिशियल वेलोसिटी असम्पशन अप्लाई करने के बाद आपके किसी भी एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन का जो जनरल एक्सप्रेशन है वो इस तरह से सिंप्लीफाई हो गया, जिसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन को अगर आप देखें तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन से आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस स्टेप में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है और किस स्टेप में आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ब्रेक हो रहा है। अगर आपको स्टेप्स में मेंशन करने के लिए कहती हूँ कि आप वो बताएं, वो स्टेप मेंशन करें जिसमें ईएस कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो रही है। तो पहले तो आप उस स्टेप की तरफ जाएंगे जिसमें ईएस बन रहा है। अब देखें, इस इक्वेशन को अगर हम फॉलो करें तो पहले एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में मिलकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। अगर दूसरे स्टेप की तरफ देखें K-1 की तरफ, तो इसमें ईएस की ब्रेकडाउन हो रही है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स वापस कन्वर्ट हो रहा है एंजाइम एंड सबस्ट्रेट में। और अगर आप K2 को देखें तो K2 में भी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की ब्रेकडाउन हो रही है। आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंजाइम और प्रोडक्ट में ब्रेक हो रहा है। इट मीन्स कि इन 3 स्टेप्स में से सिर्फ एक ही स्टेप ऐसा है जिसमें आपके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो रही है। और इस स्टेप को मैं इस तरह से बाकी स्टेप से सेपरेट करने के लिए यहाँ पे लिख देती हूँ। K1 वाला जो स्टेप है ये वो स्टेप है जिसमें ईएस की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाता है कि आप वो वाला स्टेप बताएं जिसमें ईएस की ब्रेकडाउन हो रही है, तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को देखते हुए ईएस की ब्रेकडाउन के आप 2 स्टेप्स बता सकते हैं। यानी अगर इस स्टेप को इस टाइम मैं यहाँ से एक्सक्लूड करती हूँ, यहाँ से निकाल देती हूँ, तो आप देखेंगे कि ईएस की ब्रेकडाउन या तो एंजाइम और सबस्ट्रेट में हो रही है या ईएस की ब्रेकडाउन एंजाइम एंड प्रोडक्ट में हो रही है। सो ईएस की ब्रेकडाउन का एक स्टेप नहीं है, ईएस की ब्रेकडाउन के हमारे पास 2 स्टेप्स हैं। उन दोनों स्टेप्स को आप यहाँ पे लिख लेंगे कि एक स्टेप वो है जिसमें आपका ईएस कन्वर्ट होता है एंजाइम एंड प्रोडक्ट में। ठीक है। और अगर आप इस स्टेप को देखें
तो इस स्टेप का जो रेट कांस्टेंट है, दिस रेट कांस्टेंट इज K2। इसके अलावा दिस इज स्टेप नंबर 1। इसके साथ साथ आपके पास एक और स्टेप भी है जिसमें ES की ब्रेक डाउन हो रही है। और अगर आप इस स्टेप में देखें तो यहाँ पे आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ब्रेक हो रहा है एंजाइम एंड फ्री सबस्ट्रेट में। ठीक है। और अगर आप इस पर्टिकुलर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट देखें तो दिस इज K-1, जिसमें आपका एंजाइम एंजाइम और सबस्ट्रेट में कन्वर्ट होता है। अच्छा, अब स्टेप्स तो आपने हाईलाइट कर लिए। अब रेट लॉ आपने देखा है। रेट लॉ को अप्लाई करते हुए अगर मैं आपसे कहती हूँ कि आप कैलकुलेट करें रेट ऑफ ES फॉर्मेशन, ठीक है, मुझे रेट ऑफ ES फॉर्मेशन अगर कैलकुलेट करना है तो रेट ऑफ ES फॉर्मेशन के लिए आपको वो स्टेप कंसीडर करना है जिस स्टेप में ES की फॉर्मेशन हो रही है। अब समझ आए कि मैंने ES फॉर्मेशन का स्टेप पहले सेपरेट क्यों कराया था? बिकॉज मेरा कंसर्न था कि मैं रेट ऑफ ES फॉर्मेशन को कैलकुलेट करूं, और डेफिनेटली जब तक मुझे वो स्टेप हाईलाइट नहीं मैं करूंगी जिसमें ES की फॉर्मेशन हो रही है, तो मैं उस स्टेप के ऊपर रेट लॉ अप्लाई नहीं कर सकूंगी। सो अब मैंने वो स्टेप सेपरेट कर लिया है जिसमें ES की फॉर्मेशन हो रही है, और मैं सिर्फ इसी स्टेप के ऊपर रेट लॉ को अप्लाई करूंगी। अब रेट लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेप का रेट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसका जो रेट है दिस इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट ऑफ दैट रिएक्शन विच इज K1। इस केस में K1 है, एंड कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट। अब आप नोट करें कि यहाँ पे मेरे पास दो रिएक्टेंट्स हैं, एंजाइम कंसंट्रेशन एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। इन दोनों की कंसंट्रेशंस रेट कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होंगी, एंड थ्रू दिस एक्सप्रेशन आई कैन कैलकुलेट रेट ऑफ ES फॉर्मेशन। सो बच्चों ये स्टेप आप लोगों ने देखना है, क्योंकि आगे मैकेलिस मेंटन इक्वेशन की डेरिवेशन में मैंने सिर्फ आप लोगों से कहना है कि रेट ऑफ ES फॉर्मेशन और आगे ये एक्सप्रेशन लिख देना है। ये एक्सप्रेशन कैसे आया आप लोगों को यहाँ से हेल्प मिल जाएगी। ठीक है। इसी तरह से अगर आपसे रेट ऑफ ES ब्रेकडाउन का पूछा जाता है तो अब थोड़ा सा मसला होगा, क्योंकि ES की ब्रेकडाउन के दो स्टेप्स हैं। एक वो स्टेप है जिसमें K2 इन्वॉल्व है, दिस वन, और एक वो स्टेप है जिसमें K-1 इन्वॉल्व। तो अगर आपके पास किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को दो स्टेप्स कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे अगर यहाँ पे मुझे रेट ऑफ ES ब्रेकडाउन कैलकुलेट करना है तो रेट ऑफ ES ब्रेकडाउन will be equal to rate of first step and rate of second step। ठीक है, यानी दोनों स्टेप्स के रेट को आप क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे। अब अगर मैं पहले स्टेप के रेट को कैलकुलेट करूं तो इसका रेट इक्वल होगा K2 इंटू ES, क्योंकि इस केस में आपके पास सबस्ट्रेट क्या है, रिएक्टेंट क्या है, ES। और इसी तरह से अगर मैं सेकंड स्टेप के रेट को यहाँ पे मेंशन करूं, क्योंकि मुझे इन दोनों को आपस में ऐड करना है, तो इस केस में आपके पास अगेन इसका रेट होगा K-1 इंटू ES, क्योंकि इस केस में अगेन रिएक्टेंट क्या है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। जैसे आप यहाँ पे देखें तो रिएक्टेंट इज दिस, एक दफा ये एंजाइम एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और दूसरी तरफ ये एंजाइम और सबस्ट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन रिएक्शन दोनों रिएक्शंस में रिएक्टेंट आपका ये होगा। सो आपने क्या किया, आपने ES ब्रेकडाउन के लिए इन दोनों स्टेप्स के रेट्स को सेपरेटली कैलकुलेट किया और फिर इन दोनों को ऐड कर लिया। सो दिस इज द रेट ऑफ ES ब्रेकडाउन, सेकेंड वन। नाउ यहाँ पे आपको यही चीज नजर आएगी कि आपने जो, जैसे मैंने इस इक्वेशन को आप लोगों को सिंगल ही एक इक्वेशन की फॉर्म में दिखाया है, लेकिन यहाँ पे टू सेपरेट इक्वेशंस की फॉर्म में दिखाया गया है। सो आप लोग जो है वो प्रीवियस कैलकुलेशंस के हिसाब से इसको कर सकते हैं। ओके, ये अगेन मैकेलिस-मेंटन सॉरी इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑन रिएक्शन रेट, सैचुरेशन पॉइंट क्या है, Vmax क्या है, और सैचुरेशन पॉइंट क्यों एग्जिस्ट करता है एट हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ये पॉइंट्स ऑलरेडी मैं आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और अभी भी मैंने इस लेक्चर के अंदर जब आप लोगों को सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और रिएक्शन रेट के बारे में बताया है तो वहां पे मैंने इस प्लॉट को जो है वो डिस्कस किया है। और इस प्लॉट के जो डिफरेंट पोर्शंस हैं उनकी लेबलिंग आपको पता होनी चाहिए, Vmax क्या है, Km क्या है।
Km आई होप आप लोगों को पता होगा, इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने मेंशन भी किया है कि Km आपके पास वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होती है जिस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के ऊपर आपके रिएक्शन की वेलोसिटी Vmax के हाफ के इक्वल होती है। यानी Km is the substrate concentration at which reaction proceeds at a velocity which is equal to 1/2 Vmax। यानी Km के ऊपर आपके रिएक्शन की वेलोसिटी Vmax का हाफ होगी। Okay, so now the last point is the second assumption जो कि हम मैकेलिस-मेंटन इक्वेशन में अप्लाई करेंगे, which is steady state assumption। So initially तो आपको पता होना चाहिए कि steady state क्या है, इसके अलावा प्री स्टेडी स्टेट क्या है। So बच्चों, steady state एक ऐसी स्टेट है या आपके रिएक्शन में वो पॉइंट है जिस पॉइंट के ऊपर आपका ES फॉर्मेशन का रेट इक्वल हो जाए ES ब्रेक डाउन के रेट। यानी जब भी स्टेडी स्टेट असम्पशन अप्लाई करोगे, आपने ये चीज जहन में रखनी है कि इस पॉइंट के ऊपर जिस स्पीड से, जिस रेट से ES की फॉर्मेशन हो रही है, उसी स्पीड उसी रेट से ES की ब्रेक डाउन भी हो रही है। सो स्टेडी स्टेट असम्पशन स्टेट्स दैट ES फॉर्मेशन इज इक्वल टू ES ब्रेक। नो, व्हाट इज प्री स्टेडी स्टेट? कि स्टेडी स्टेट पे तो ES फॉर्मेशन और ब्रेक डाउन इक्वल है, लेकिन प्री स्टेडी स्टेट उससे पीछे का इंटरवल है जब आपका एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिलके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना रहा होता है। यानी अभी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन कम है, ठीक है। सो इट मींस कि प्री स्टेडी स्टेट में एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलके ES कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन बिल्डअप कर रहे होते हैं, और जब ES कॉम्प्लेक्स की सिग्निफिकेंट कंसंट्रेशन बन जाती है, उसके बाद ये आगे ब्रेक होना शुरू होता है, या तो एंजाइम एंड सबस्ट्रेट में या एंजाइम एंड प्रोडक्ट में। सो प्री स्टेडी स्टेट आप जब भी देखोगे, दिस इज द स्टेट जिसमें आपका रिएक्शन जो है वो इस तरह से प्रोसीड कर रहा है कि अभी ES कॉम्प्लेक्स बन रहा है। लेकिन जब आप स्टेडी स्टेट असम्पशन अप्लाई करते हो, स्टेडी स्टेट असम्पशन में आप ये अज्यूम करते हो कि इस पर्टिकुलर इंटरवल के ऊपर rate of ES formation is equal to rate of ES breakdown। So यहाँ तक बच्चों काइनेटिक्स का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। आप लोगों का जो नेक्स्ट लेक्चर है, दिस इज अबाउट डेरिवेशन ऑफ मैकेलिस-मेंटन इक्वेशन। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड, क्योंकि शायद आज या फिर कल तक मैं वो लेक्चर अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। अल्लाह हाफ़िज़।